स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे पीपीएफ, एनएससी या सुकन्या समृद्धि योजना, ये ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें भारत का हर आम हो या खास नागरिक निवेश करने के बारे में सोचता है। वजह यह है कि इनमें निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है और साथ ही इन पर गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो आपका पैसा एकदम सुरक्षित है। और साथ ही पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इनका जो निवेश है, इस पर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो भी टैक्स फ्री हैं, उस पर आपको कोई टैक्स चुकाना नहीं होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं काफी पॉपुलर हैं। लेकिन दोस्तों 31 मार्च 2021 को सरकार ने इन स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की घोषणा कर दी, जिससे डेफिनेटली निवेशकों को काफी निराशा महसूस हुई। लेकिन सुबह होते होते सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब ये या तो सरकार का हृदय परिवर्तन कहिए या फिर राजनीतिक मजबूरी, क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वजह जो भी हो, लेकिन कम से कम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेंगे जो कि पिछले क्वार्टर में थे। दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की, क्योंकि वैसे तो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में बहुत सारी स्कीम्स हैं, पीपीएफ, एनएससी, किसान विकास पत्र, टाइम डिपॉजिट, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना बीजेपी गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत यह स्कीम शुरू की थी। यह स्कीम गर्ल चाइल्ड के लिए है, यानी कि बेटियों के लिए इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक यह अकाउंट खोला जा सकता है एज अ माइनर थ्रू गार्डियन। इस अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल की होती है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 साल तक किया जा सकता है, यानी कि 15 साल तक इन्वेस्टमेंट हर साल कर सकते हैं और उसके बाद अकाउंट 21 साल में मैच्योर होगा। या फिर बेटी की अगर शादी हो जाती है उससे पहले, तो उस केस में भी पूरा अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। 18 साल से लेकर कम से कम बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद यदि शादी होती है तो पूरे पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। और अदरवाइज बेटी की उम्र जब 18 साल होगी, उस वक्त हायर एजुकेशन के लिए 50% जो भी टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है उसका 50% यहां से विड्रॉ किया जा सकता है। इस अकाउंट में मिनिमम 250 रुपीज आपको साल में इन्वेस्टमेंट करने होंगे। शुरुआती दौर में यहां पर 1000 रुपीज था, लेकिन बाद में इसको घटाकर जो मिनिमम डिपॉजिट की कंडीशन है वो 250 रुपीज कर दी गई। लेकिन आप इसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में जो इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको टैक्स में छूट भी दिलाता है, यानी कि जो 1,50,000 की लिमिट है उसमें आप यदि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। और साथ ही इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब ये 22 जनवरी 2015 को स्कीम स्टार्ट हुई थी, उस वक्त इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.10% घोषित किया गया था। और उसके बाद अगले ही क्वार्टर में, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.20% कर दिया गया था। बहुत ही खुशी की बात थी और निवेशकों ने 9.20% के हिसाब से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि भविष्य में जब उनकी बेटी को इस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उनके पास कितने पैसे इकट्ठे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। एक बार रिटर्न्स डिक्लेयर हो गए तो उस क्वार्टर के लिए वो फिक्स रहेंगे, लेकिन एवरी क्वार्टर में ये रेट रीसेट होते हैं। और दोस्तों, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2015 को 9.20 डिक्लेयर किया गया था, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया और उसके बाद ये रेट गिरते चले गए।
सुकन्या समृद्धि योजना या फिर कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर में रीसेट होते हैं और अभी सुकन्या समृद्धि योजना का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60% है। हालांकि सरकार ने इसको 6.90% करने की घोषणा की थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फिर ये डिसीजन वापस ले लिया गया, तो अभी प्रेजेंट क्वार्टर के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60% ही रहेगा। तो जब इन स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट समय समय पर बदलते रहते हैं, तो कितना सही है इन स्कीम्स के जरिए भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो चलिए एक्सेल में इसका कैलकुलेशन करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसमें 1,50,000 रुपीज मैक्सिमम डिपॉजिट किए जा सकते हैं एक अकाउंट में। तो इस हिसाब से हम लोग ईयर आफ्टर ईयर ये मान के चलते हैं कि 1,50,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये 22 जनवरी 2015 को स्कीम लॉन्च हुई थी, तो उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये लेके चलते हैं कि हमने 1 अप्रैल 2015 को इस स्कीम में पहला डिपॉजिट किया 1,50,000 रुपीज का। और क्योंकि उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9.20% का इंटरेस्ट था, तो ईयर के एंड में यह अमाउंट बढ़कर हो गया 1,63,800। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि 1,50,000 फिर डिपॉजिट हुआ और जो क्लोजिंग बैलेंस था उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा वो ऐड होगा। तो इस हिसाब से ईयर आफ्टर ईयर मैंने ये कैलकुलेशन यहां पर की है। और क्योंकि कई बार अगले क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है और कई बार वो सेम भी रहा है, तो जब जब चेंजेस हुए हैं तब तब उस पूरे अमाउंट को, क्योंकि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो वहां पर जो आपका नया इन्वेस्टमेंट है या फिर जो पहले से टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया है उसके ऊपर नया रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन की यहां पर कि ईयर आफ्टर ईयर 1,50,000 रुपीज यहां पर इन्वेस्ट किया गया फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में। और जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम 15 इयर्स तक या 15 टाइम्स अगर आप एनुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो 1,50,000 रुपीज 15 टाइम्स हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया। और देखिए उसके बाद 15 टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद 15 इयर्स इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ उस अमाउंट को हमने फिर 6 साल के लिए बढ़ाया, क्योंकि 21 साल की इसकी मैच्योरिटी है और 15 साल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि 15 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है वो 6 साल के लिए और ग्रो होगा। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते गए, लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है यहां पर इस फर्स्ट क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60% का है और मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहेगा। हालांकि उम्मीद यह है जिस तरह से सरकार ने इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की घोषणा की थी, इस क्वार्टर में ना सही अगले क्वार्टर में या आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं, बढ़ने की संभावना काफी कम है। ऐसे में यदि मैं 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कंसिडर करता हूं और ये मान के चलता हूं कि अब से लेकर आगे तक यही रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू रहेगा, तो इस केस में दोस्तों 2029-30 के एंड में यदि किसी ने 1 अप्रैल 2015 को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, 1,50,000 रुपया हर साल इन्वेस्टमेंट किया और लास्ट इंस्टॉलमेंट 2029-30 के लिए एप्लीकेबल होगी और फाइनेंशियल ईयर 29-30 के एंड में 46,17,872 रुपीज यहां पर इकट्ठे होंगे। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 6 साल के लिए वो अमाउंट जो है वो अगेन ग्रो होगा। तो 31 मार्च 2036 को जब 21 साल पूरे होंगे उस वक्त टोटल अमाउंट होगा 71,66,638 रुपीज,
दोस्तों जब स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.20% था, उस वक्त डेफिनेटली आपके एजेंट ने आपको बताया होगा या आपने खुद कैलकुलेशन किया होगा, तो शायद ये अमाउंट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए और उस हिसाब से ये जो अमाउंट है, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, ये भी काफी कम हो जाएगा। बल्कि मैं अगर आपको बताऊं कि ये 7.60% की जगह पर अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाता है, अगर मैं लेके चलें कि ये एक एवरेज 7% रहेगा, तो आप देखिए तो ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट 66,46,486 रुपीस हो जाता है। अब क्योंकि हम बेटी के हायर एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए प्लानिंग करते हैं इस योजना में निवेश करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने ये भी देखा है कि इक्विटी के रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं। और यदि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में प्लानिंग की जाए, हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन एवरेज 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में शायद जायज है। तो एक कैलकुलेशन करते हैं कि 1,50,000 रुपीज सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के बजाय किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में किया जा रहा है। मान लीजिए 1,50,000 रुपीज हर साल इन्वेस्टमेंट किया गया 15 ईयर्स के लिए, और 12% के हिसाब से 15 ईयर्स में यदि आप रिटर्न्स देखेंगे तो 15 साल में यह अमाउंट 62,62,992 रुपीज बन जाता है। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा, सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद 6 साल उसको और ग्रो कराया। सेम यदि इस अमाउंट को 6 इयर्स के लिए हम आगे ग्रो कराते हैं तो ये बन जाएगा 1,23,62,035 रुपीज। तो दोस्तों देखिए अंतर कितना है। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर रहे हैं और वहां पर जो अभी तक के इंटरेस्ट मिला है, जो रिटर्न मिले हैं, और आगे जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप यहां पर अगर हम 7% एवरेज एज्यूम कर रहे हैं आगे, तो ये 66,46,000 बन रहा है। और यदि हम इसको 7.6% भी एज्यूम करते हैं तो उस केस में ये टोटल अमाउंट होता है 71,66,638। और उसके मुकाबले हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में ये अमाउंट कई गुना ज्यादा है। यहां पर यदि मैं ये 12% की जगह इसको कम या ज्यादा करता हूं, मान लीजिए हम 15% से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि स्कीम में रिटर्न्स गारंटीड हैं और गारंटी ये भी है कि रिटर्न 12% के नहीं होंगे। और म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं है और इस बात की गारंटी नहीं है कि रिटर्न 12% ही रहेंगे, ये थोड़े कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 15% का रिटर्न मान के चलते हैं तो ये अमाउंट लगभग 1,90,00,000 हो जाता है। और यदि मैं इसको कम करता हूं, 10% का रिटर्न हम मान के चलते हैं एवरेज, तो भी ये अमाउंट 92,87,000 का होता है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से काफी अधिक हो सकता है। तो दोस्तों एक तरफ गारंटी है, एक तरफ गारंटी नहीं है, लेकिन ये ऐसा है जैसे कि एक तरफ सैलरी है जो फिक्स है और दूसरी तरफ बिजनेस है जहां पर कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस अच्छा चलता है तो रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों निर्णय आपको लेना है, लेकिन पिछले रिटर्न्स को देखते हुए और थोड़ा सा धैर्य के साथ निवेश करते हुए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना फ्यूचर की प्लानिंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है। फैसला आपको लेना है, चॉइस आपकी है, लेकिन एक कंपैरिजन हमने यहां पर किया और मुझे उम्मीद है कि कंपैरिजन, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर पोस्ट करें दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.